हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज बारी है स्टाफिंग फंक्शन को समझने की। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट की इन स्पेसिफिक, तो हमें इस डेफिनेशन के थ्रू बहुत कुछ पता है और हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस के अंदर भी ढेर सारी बातें जो है वो समझने की कोशिश की। और यहां पर मैं आपको फिर एक बार दोहरा दूं कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मतलब मैनेजर का काम ही तो मैनेजमेंट होता है और उसके जो कार्य पद्धति होती है, उसके जो काम होते हैं, उन्हीं को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में हम देख रहे हैं। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से दोस्तों हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस को समझा और उनके महत्व को समझा, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी हमने सीख लिया। आज जो फंक्शन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल। कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों के लिए हम काम कर रहे होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एज अ मैनेजर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होता है, इसलिए हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। बहुत जरूरी है ऐसे में लोगों का होना। जी हां दोस्तों, आज का फंक्शन है स्टाफिंग, जो लोगों को सिलेक्ट करने से रिलेटेड है, लोगों को चुनने से रिलेटेड है, राइट पर्सन को राइट जॉब पर और राइट पे के साथ साथ राइट वर्किंग एनवायरनमेंट देने के बारे में है। स्टाफिंग फंक्शन में हम स्टाफ अपॉइंट कैसे करें, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, स्टाफ के लिए बेहतर क्या है और किस तरह से स्टाफ हमारे लिए बेहतर काम कर पाएगा, ये सारी बातें हम स्टाफिंग फंक्शन में सीखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस डेफिनेशन में हमारे सामने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की परिभाषा रखी गई और यहां पर हमारे जो L.A. एलन भाई साहब हैं वो कहते हैं कि यार मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इसके अलावा दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का कार्य क्या है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और इसीलिए हम एक एक करके ये इनसेपरेबल जो फंक्शंस हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड जो फंक्शंस हैं, जो ऑल लेवल्स में काम आते हैं मैनेजमेंट के ना, उन्हीं की बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने लूथर गुलिक के पोस्ट डी कॉब को ही अपनाया है। यस, ये पोस्ट डी कॉब में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और को यानी कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा रिपोर्टिंग और बजटिंग की जो बात आती है, तो ये दोनों को मिला करके कंट्रोलिंग नाम का फंक्शन बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के हमारे सारे फंक्शंस हैं। इस चैप्टर की जो फ्लो है ना, वो काफी सिंपल है। फंक्शन को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो, फंक्शन को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो, फंक्शन इंपॉर्टेंस, फंक्शन इंपॉर्टेंस। हर आंसर 10 पॉइंट्स का आंसर है और बेहद जबरदस्त आंसर्स हैं। आसानी से हमारे शॉर्ट कोड के साथ हम इन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और पोस्ट डी कॉब में S पर नजर डालते हैं, जो कि है S फॉर स्टाफिंग फंक्शन। जी हां, तो क्या है ये स्टाफिंग? तो जैसा मैंने आपको बताया, हम सारा काम तो लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो भाई, लोगों को जोड़ना, अच्छे लोगों को चुनना, सिलेक्ट करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसी को स्टाफिंग कहते हैं। जी हां दोस्तों, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज द प्रोसेस ऑफ, यहां से मार्क कर लीजिए, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। यानी दोस्तों, आपको अच्छे लोगों को चुनना है, आपको अच्छे लोगों का साथ जो है चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए, और ऐसे अच्छे लोग आपके पास टिके रहें लंबे समय तक के लिए, ये भी आप ही को हमेशा देखना है। दोस्तों, बहुत जरूरी है अच्छे स्टाफ्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहना। कई बार ऐसा होता है, अच्छे स्टाफ मिलते तो हैं लेकिन वो रुकते नहीं है, वो छोड़ देते हैं जॉब को कुछ ही टाइम में। वो जो है सैलरी कम की वजह से या वर्क एनवायरनमेंट की वजह से काम छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जरूर होती हैं, लेकिन हमारा एज अ मैनेजर रोल यही होना चाहिए कि हम स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से निभाएं, रिक्रूट करें, सिलेक्ट करें, अप्रेज करें और रेगुलरली जो हमारा बेस्ट वर्कफोर्स है ना, उसे रिटेन करके हमारे पास रखें। यही होता है स्टाफिंग फंक्शन। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस of every venture
आंसर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यार स्टाफिंग फंक्शन जो है इसका अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सफल बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए एक टीम एफर्ट की तरह हमें काम करना है, तो टीम तो अच्छी बनानी बहुत जरूरी है, टीम अच्छी चुननी बहुत जरूरी है, टीम का अच्छा सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और वही कार्य है एस फॉर स्टाफिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा स्टाफिंग का इंट्रो आप समझे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम थोड़ी सी शॉर्ट में। तो यहां पर द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत से ही जब से ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग होती है, खुलता है ऑर्गेनाइजेशन, तभी से आपको स्टाफ की जरूरत महसूस होने वाली है। कई बार प्रमोशन की वजह से, कई बार किसी के ट्रांसफर की वजह से, कई बार बिजनेस आप एक्सपांड कर रहे हैं तो भी आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। कोई पुराना स्टाफ रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट की वजह से आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। किसी ने रिजाइन कर दिया तो आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। किसी स्टाफ का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, ऐसे अलग अलग केसेस में वैकेंसीज जो है वो क्रिएट होती रहती हैं और आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती रहती है। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको सही स्टाफ चुनने में मदद करता है और इसी से आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आखिरी लाइन जो आप यहां मार्क कर लीजिए, right person at right job with right pay is the basic principle of staffing। तो right person, right job, right pay, right working environment, यही कुछ टिक्स हैं जो स्टाफिंग फंक्शन में होने बेहद जरूरी हैं। चलिए कुछ डेफिनेशंस पर नजर डालते हैं। टेक्स्ट बुक में आपने देखा ही है, कई अलग अलग डेफिनेशंस जो है हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और इस बार स्टाफिंग के अंदर दोस्तों देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कितने? 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और सबसे पहला डेफिनेशन अगर मैं देखूं यहां पर, तो डेफिनेशन इज ऑफ थियो हेमन। और थियो हेमन कहते हैं द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन। कौन सी चीजें देखिए आप, स्टाफिंग के अंदर क्या क्या है? रिक्रूट करना यानी चुनना, सिलेक्ट करना। इसके अलावा सिलेक्शन यानी यार आपने 8-10 लोगों को रिक्रूट किया, उसमें से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, वो सिलेक्ट करना। डेवलप करना उसके स्किल्स को, उसके हुनर को, और ज्यादा उसे ट्रेनिंग देना। ये जो है दोस्तों डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन यानी उसे उसके काम के बदले मुआवजा यानी सैलरी या वेजेस जो भी आप दे रहे हैं, कंपेंसेट करना, ये बहुत जरूरी है ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टाफिंग फंक्शन। इसके अलावा अगर दूसरा डेफिनेशन देखें तो हमारे लुथर गुलिक भाई साहब ने ही डेफिनेशन दिया है, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। यहां पर यार एकदम पर्सन टू पर्सन, यहां पर हम चुनाव कर रहे हैं लोगों का, ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है, इसीलिए पर्सनल फंक्शन है ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ। ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग, bringing in and training the staff and maintaining फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क यानी अच्छे कंडीशंस वर्क के लिए आप हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए, ईगो क्लैशेस ना हो, जेलसी ना हो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, कम पॉलिटिक्स हो, ऐसी जगह पर काम करने मजा आएगा और इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। तो ये है लुथर गुलिक का डेफिनेशन। इसके अलावा तीसरे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं यहां, तो तीसरा डेफिनेशन है एस बेंजामिन का। एस बेंजामिन भाई साहब कहते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग। आइडेंटिफाई करना कि अपने काम के लिए कौन अच्छा है, असेस करना कि वाकई में अच्छा काम कर पाएगा या नहीं, और फिर उसी व्यक्ति को प्लेस करना यानी सही जगह पर उसे रखना काम पे, ये होता है स्टाफिंग का फंक्शन। इसके अलावा इवैल्यूएटिंग भी करनी पड़ती है और डायरेक्शन भी देना पड़ता है कि यार किस तरह से काम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टाफिंग की हार्ट एंड सोल है, स्टाफिंग की जान है। उम्मीद करता हूं ये तीनों ही डेफिनेशन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जरूर कोई भी एक डेफिनेशन आप बाय हार्ट कीजिए, अच्छे से बाय हार्ट कीजिए और आंसर के दौरान आप जरूर डेफिनेशन लिख करके इसे अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कीजिए। उम्मीद करता हूं ये सभी डेफिनेशंस आप जरूर टेक्स्ट बुक से देख लेंगे। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, लोगों को जोड़ना मतलब स्टाफिंग, लोगों को डायरेक्ट करना यानी स्टाफिंग, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, यही कुछ शब्द हैं जो आपको डेफिनेशन में मेंशन करने। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां आज के आंसर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आज का हमारा आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यस, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 पॉइंट का आंसर, और इन 10 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और अच्छी तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB, हेल्प MIB,
हेल्प MIB। जी हाँ दोस्तों, हेल्प MIB में आप देख सकते हैं हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। H से 2, E से 2, तो E से है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन और एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा H से 2, E से 2, L से भी 2 पॉइंट्स हैं, लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आखिर में हेल्प MIB में P से आता है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, और आखिर में M से, I से और B से पॉइंट्स हैं, जिसमें M से मेंटेन्स हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, I से इंप्रूव्स एफिशिएंसी और B से बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो इस प्रकार हेल्प MIB इस आसान से शॉर्ट कोड के साथ आप पूरा आंसर जो है समझ पाएंगे, आसानी से लिख करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और आंसर का नाम हेल्प MIB। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी दोस्तों आप लोगों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का काम है, और इसीलिए उनका स्किल डेवलपमेंट जो है वो इस फंक्शन के जरिए होता है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नया स्टाफ कोई आता है काम पर तो उसे सिखाते हैं, उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं और फिर उससे काम निकलवाते हैं, काम करवाते हैं। इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है और जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उसे भी जबरदस्त माहौल लगता है कि यार मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा मुझे सिखाया जा रहा है और फिर मैं और अच्छा काम कर पा रहा हूं, मेरी स्किल्स भी एनहांस हो रही हैं। तो इसी को कहते हैं हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन असेट of business organization. Staffing helps to inculcate the organizational culture into employees. क्या करता है भैया? ट्रेन करता है। क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। यानी यार ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया हो गया। मार्केट हमेशा टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड होता रहता है, नई नई चीजें मार्केट में आती रहती हैं, उसके साथ आपके एम्प्लॉयज भी अपग्रेडेड होने बहुत जरूरी है। और इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ये बेहद अच्छे से हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है, उनके स्किल्स को डेवलप करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा काम कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे, इजी पॉइंट है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो H फॉर हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आंसर का नाम हेल्प MIB। हेल्प MIB के अंदर हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन effective use of technology and other resources। जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते हैं मार्केट में, उनको अपनाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। 1990s में कंप्यूटराइजेशन हुआ इंडिया में और हर जगह पर कंप्यूटर्स आ गए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, सब जगह कंप्यूटर्स आ गए। तो जो पुराने स्टाफ थे, जो फाइलों में काम करते रहते थे, उन्हें भी तो अपग्रेड होना पड़ा, उन्हें भी तो नई चीजें जाननी पड़ी, उन्हें सिखाया गया। स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसने ही इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक समझाया। एंड स्लोली एंड स्टेडीली दोस्तों ये जो फंक्शन है, इसके जरिए ही टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज को एम्प्लॉइज अच्छे से यूज कर पाए। तो इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, अदर रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, वो सिखाता है स्टाफिंग फंक्शन। ट्रेन एम्प्लॉइज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दे कैन यूज कैपिटल, मटीरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। और इसी की तो जरूरत है कि यार इफेक्टिवली यूज हो रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे तो फिर रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ of the organization. It is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity। यानी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में, हर तरीके से स्टाफ को मजबूत और एकदम कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करता है स्टाफिंग फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और आंसर का नाम हेल्प MIB। आंसर का नाम हेल्प MIB। दो हेल्प हमने देख लिए, पहला हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरा हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये जो अगला पॉइंट है हेल्प MIB में, याद रखिए H से 2, E से भी 2 पॉइंट्स हैं। यहां पर E से पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। यहां पर तो भैया तारीफ की जा रही है कि यार मैनेजमेंट का एक बहुत जबरदस्त सा फंक्शन है स्टाफिंग। ये इफेक्टिव है क्योंकि अच्छा स्टाफ होगा
तभी तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से फॉलो किया जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों को काम पे रख पाएंगे, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे, एंड इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। बिना एम्प्लॉइज के, बिना अच्छे स्टाफ के, बिना ट्रेन्ड स्किल्ड स्टाफ के आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। एंड दैट इज व्हाट स्टाफिंग हेल्प्स यू इन डूइंग। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस देने के लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत बहुत जरूरी है। यस, याद रखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी में मदद करता है। हर फंक्शन को अच्छे से निभाने के लिए स्टाफिंग फंक्शन का अच्छे से होना बहुत जरूरी है। सही व्यक्ति का चुनाव होना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अच्छा व्यक्ति, अच्छा मैनेजर होगा तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले पाएगा, लेकर जा पाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अच्छा स्टाफ होना बेहद जरूरी है। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। दूसरे फंक्शंस कैसे होंगे, कैसे अच्छे से पार होंगे, ये सब कुछ स्टाफिंग पर ही निर्भर करता है। अगर आपने स्टाफ ही गलत चुना है, अच्छा नहीं चुना है, तो फिर वो सारा बंटा ढार कर देगा और कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो यहां अगला पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। Staffing ensures the continuity and growth of organization through development of employees. Staffing का मकसद क्या है कि एम्प्लॉइज को ट्रेन करो, एम्प्लॉइज का विकास करो, उनको नई चीजें सिखाओ, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करो, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज तो सीखेंगे, वो उतने ही जोरों शोरों से अच्छे से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज भी कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इसी से कंटिन्यूड सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज so that organization can meet the future challenges wisely। याद रखिए कि यार दो कंट्रीब्यूशन जो है ना स्टाफ का, वो फ्यूचर रोल्स में भी बहुत ज्यादा सोच समझकर उन्हें लिया जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है ये आगे जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज से 4-5 साल बाद क्या कर पाएगा, ये क्या वाकई में इसकी जरूरत है, क्या कंप्यूटर्स ये यूज कर पाएगा, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा, क्या ये नए नए चीजें जो हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ फॉलो कर पाएगा। ये सारी चीजें जो है ये स्टाफिंग फंक्शन करता है हेल्प इसमें, और इसीलिए इट हैज एसेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं हेल्प एमआईबी में एच और ई ये दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। 4 पॉइंट्स कुल मिलाकर के हमने कर लिए, हेल्प्स से 2 पॉइंट्स और यहां पर ई से भी 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, यहां पर सबसे पहले हमने देखे दोस्तों हेल्प के अंदर 2 पॉइंट्स, जहां हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस। इसके अलावा अभी अभी हमने ई से 2 पॉइंट्स देखे हैं, जहां ई से है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन और एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हेल्प एमआईबी में जो अगला पॉइंट है वो है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जी हाँ, हेल्प में एच से 2, ई से 2, एल से 2 पॉइंट्स। यहां पहला पॉइंट एल से है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां याद रखिए दोस्तों कि यार ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, इनको आप इफेक्टिवली यूज तभी कर पाएंगे जब स्टाफिंग फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे। स्टाफिंग फंक्शन है क्या? इट इज अबाउट सिलेक्टिंग, it is about recruiting, it is about assessing and remunerating properly the staff। स्टाफ को अच्छे से सिलेक्ट करना, काम के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको काम देना, उसके काम के हिसाब से उसको पगार देना, यही तो मेन स्टाफिंग का फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन जो है ये अगर आप अच्छे से निभाओगे तो आप डेफिनेटली स्टाफ का अच्छा यूज कर पाओगे, ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, काम करने वाले को भी बहुत मजा आएगा, वो भी अच्छे से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए काम करेगा, और डेफिनेटली दोस्तों आप उससे बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे, उसका पूरा यूज कर पाएंगे। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। याद रखिए प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन,
प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, हर एक स्टेज पे ख्याल रखा जाता है प्रॉपरली कामकाज हो भी रहा है या नहीं। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, ज्यादा बर्डन नहीं दे देते, ज्यादा बोझ नहीं दे देते। स्टाफ को अगर टिकाए रखना है, मेहनत उससे करवानी है तो उसे अपना भी बनाना पड़ता है और यही स्टाफिंग का फंक्शन सिखाता है। याद रखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस रिजल्ट्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इससे होता क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डन। तो बहुत ही अच्छे से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को निभाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपके स्टाफ को डेवलप करेगा। स्टाफ डेवलप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अच्छा करेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है एल से लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कौन सा टर्म इफेक्ट? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बड़ा ही आसान सा पॉइंट है, हालांकि मैं एक बार इसको रीड करके सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे पढ़ते पढ़ते ही। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट. म्हणजे काम करणारी जी लोक आहेत ते तुमच्यासाठी असेट आहेत. याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए धरोहर समान होते हैं, ये असेट समान होते हैं. वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, उनको जपिए, उनका आप संवर्धन कीजिए, उन्हें संभालिए. उनको अच्छे से आप जब संभालेंगे तभी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे. याद रखिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज लीड्स टू द पाथ ऑफ सक्सेस. पाथ ऑफ सक्सेस, रास्ता सक्सेस का जो है वो कैसे मिलेगा, वो इन्हीं को अच्छे से, एम्प्लॉयज को अच्छे से रखने से मिलेगा. इसी से तो यार हम सफलता प्राप्त करेंगे. नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी सीन थ्रू दिस. लंबे समय के लिए आप जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स देख पाएंगे. लंबे समय के लिए जो है आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे. इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर आप अच्छा स्टाफ आज रख रहे हैं तो आप आने वाले कुछ सालों में उसका इफेक्ट देख पाएंगे कि यार वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कितना अच्छा सफलता दिला रहा है. तो यही है एल फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट. दोस्तों हमने HEL हेल्प पढ़ लिया है. H से 2 पॉइंट्स, E से 2 पॉइंट्स और L से भी 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. यहां पर L से हमने पढ़ा है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस और अभी अभी हमने देखा लॉन्ग टर्म इफेक्ट. उम्मीद करता हूं इजी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे. अब बढ़ते हैं आगे. अगला जो पॉइंट निकल कर के आता है वो है P से प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन. क्योंकि दोस्तों जब आपने चुनाव ही अच्छा किया है, सिलेक्शन ही अच्छा किया है, जो व्यक्ति अकाउंट्स में माहिर है उसे आपने अकाउंट्स के काम के लिए रखा है, जो व्यक्ति HR में माहिर है उसे आपने HR का काम दिया है, जो मार्केटिंग में माहिर है उसे मार्केटिंग का काम दिया है, तो वो सेटिस्फाइड होगा ही, उसे अच्छा ही लगेगा काम करके. आप अकाउंट्स वाले को बोलेंगे भाई तू गोडाउन में बैठ, गोडाउन संभाल, वो बेचारा परेशान हो जाएगा. बोले साला मैं यहाँ एक्सेल करने आया था, टैली करने आया था, ये मुझे गोडाउन में सामान उठवा रहे हैं. वो जल्दी जॉब छोड़कर भाग जाएगा. कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है अच्छी स्टाफिंग से. एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. एडिक्वेट रेम्यूनरेशन भी मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, मोरल उसका हाई होता है. साथ ही साथ जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मिलता है ना, प्रोग्राम जब ऐसे आते हैं तो इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट वो होता है, उसे जॉब सिक्योरिटी का एहसास होता है. उसे लगता है कि नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपना समझती है, मैं ऑर्गेनाइजेशन को और अपना समझ के काम करूं तो मेरे लिए भी बेहतर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर होगा. एंड दैट इज व्हाई ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, जो सारे जो है ना ये स्टाफिंग की मदद से ही मिल पाते हैं. उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये आसान सा पॉइंट समझ गए होंगे. पी से प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन. हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. आंसर का नाम हेल्प MIB. क्या हेल्प MIB? क्या हेल्प MIB? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर. तो ये अगला पॉइंट जो है यहां M से है मेंटेन्स हार्मनी. हार्मनी यानी पीस वाला माहौल, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. याद रखिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईगो क्लैशेस हैं, अच्छा स्टाफ नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, तो ऐसे में हार्मनी मेंटेन नहीं रहेगी और इसका इनडायरेक्ट नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा. आपस में लड़ेंगे मरेंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी ले डूबेंगे. इसलिए जरूरी है अच्छे स्टाफ का होना, सिंपल सोफिस्टिकेटेड वे में काम करने वाले, बेहतर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाते हैं और इसलिए वो हार्मनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. याद रखिए इन स्टाफिंग प्रोसेस individuals are recruited
selected क्या selected क्या selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit। स्टाफिंग फंक्शन में क्या बोला गया है कि मेरिट के आधार पर ही आपको प्रमोशन देना, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। हाँ, मतलब इसने चिट्ठी दे दिया, उसने बोला है इसको सिफारिश के जरिए प्रमोट कर दो, तो ऐसा प्रमोशन होगा तो फिर यार हार्मनी कभी नहीं रहेगी, जेलसी ही रहेगी, ईगो क्लैशेस ही रहेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है और इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर दिस criteria is made duly communicated to concerned employees, it brings peace and harmony in the organization। इसी से सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ सकते हैं, पीस भी होता है, हार्मनी भी होती है और अच्छे से कामकाज होते रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हेल्प MIB का M आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हेल्प MIB के अंदर जो अगला पॉइंट है ये है I से improves efficiency। आपकी काबिलियत में निखार आता है, बागों में बहार है, तुझ में बड़ा निखार है, ये है स्टाफिंग की खासियत। याद रखिए, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो यार जाहिर सी बात है, आपको कंप्यूटर्स आता था लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता था। आप एक कंपनी में काम पर तो लग गए, कंपनी वालों ने बोला कि यार एक वर्कशॉप है 10 दिन का, तुम बेटा सीखो और वहां से सीख के तुम और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। ये ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हें एक्सेल बहुत अच्छे से आ गया, तुम्हें टैली बहुत अच्छे से आ गया, तुम उसमें एक्सपर्ट होने लगे और दोस्तों यही आपके स्किल्स को सुधारता भी है और आपको एफिशिएंट बनाता है। पहले के मुकाबले तुम अच्छा काम करने लगोगे व्हेन यू गेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट स्टाफिंग डज। याद रखिए, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉइज and through proper training the performance level of the employees can be improved। यानी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो यह है बी से बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। सिंपल है, पीस होगा, हार्मनी होगी, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, जेलसी नहीं होगी, तो रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। कॉर्डियल रिलेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज का, मैनेजर और एम्प्लॉइज का, और इसके अलावा दोस्तों अच्छी पगार, फेयर रेम्यूनरेशन के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सैलरीज अच्छी हो, वेजेस अच्छे हों और इससे रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे और कॉर्डियल बने रहें। दिस फंक्शन इज helpful in building healthy relationships among all levels of management and employees in the organization। A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts। तो इस प्रकार से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से सक्सेस दिला सकते हैं। ये 10 पॉइंट हमने दोस्तों देखे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हेल्प MIB के माध्यम से। ये शॉर्ट कोड आपकी मदद करेगा बेहद आसानी से जो पॉइंट्स हैं उन्हें याद करने में और लिख करके प्रैक्टिस करने में। दोस्तों आज हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आंसर का नाम हेल्प MIB। H से हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। E से इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। L से लीड्स लॉन्ग टर्म, लीड्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आखिर में दोस्तों P से आता है प्रोवाइड्स जॉब सैटिस्फैक्शन और MIB में याद रखिए मेंटेन्स हार्मनी, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 के 10 पॉइंट्स आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो आप अच्छे से इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और खास फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्टिंग फंक्शन। जी हां दोस्तों, दिशा देना, डायरेक्शन देना, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। आप दिशा निर्देश देकर ही कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और लोगों से बेहतर काम करवा पाते हैं। पर कुछ शब्द जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग। ये 3 जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्टिंग के संदर्भ में। सबसे पहला क्या दिया है कि भाई बात करना, इंस्ट्रक्ट करना, इसके अलावा गाइड करना और कम्युनिकेट, तीनों सिमिलर साउंड करने वाले शब्द हैं और तीनों की व्याख्या बड़ी सिंपल है। यहां एम्प्लॉइज को हम
काम दे रहे हैं, काम बता रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ तालमेल बनाते हुए उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इसी कम्युनिकेशन से हम सफलता हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 शब्द आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ एक मैनेजर का काम होता है कि वो इंस्पायर करे, वो मोटिवेट करे और सुपरवाइज भी करे कि यार एम्प्लॉइज बताया हुआ काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हमने प्लानिंग फंक्शन में बनाए हैं वो हम अचीव कर पाए। तो बेसिकली दोस्तों 3 मुख्य चीजें याद रखिए, इंस्ट्रक्टिंग याद रखिए, इसके अलावा याद रखिए गाइडिंग और कम्युनिकेटिंग, यानी IGC के अंदर इंस्ट्रक्टिंग, guiding and communicating with the employees so that they get inspired, they get motivated and they work in the right direction to achieve predetermined goals। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा मीनिंग वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यार डायरेक्शन के डेफिनेशन की। तो कुल मिलाकर के 3 डेफिनेशंस हमारे सामने हैं और पहला डेफिनेशन तो भैया थियो हैमैन ने ही दिया है। थियो हैमैन जो है ये बहुत सारे डेफिनेशन दे रहे हैं हमारे बुक के अंदर, और डायरेक्टिंग का जो डेफिनेशन है थियो हैमैन ने दिया है, कहते हैं डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलती है पब्लिक? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलती है पब्लिक? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, यानी यार गाइडेंस देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे काम करना है वो बताना is called as directing and making certain that operations are carried out as plan, यानी जो भी सोचा है वो प्लान के मुताबिक हो, ये दिशा निर्देश का काम डायरेक्शन के जरिए होता है, ऐसा थियो हैमैन कहते हैं। बात करें अर्नेस्ट डेल के डेफिनेशन की तो ये भाई साहब कहते हैं डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स। मतलब भाई हमारे कंपनी में काम हमारे हिसाब से होगा, वो प्रोसीजर्स क्या है वो बताने का काम मैनेजर करता है। डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो सोचा है वो स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वो प्रोसीजर्स बताना, वो पॉलिसीज बताना एम्प्लॉयज को, इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। तीसरा जो डेफिनेशन है अर्विक एंड ब्रेक का, अर्विक एंड ब्रेक जो है वो कहते हैं डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। ये देखिए ये शब्द जो मैं मार्क कर रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, ये जो शब्द हैं दोस्तों बहुत मायने रखते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आपको स्लोली एंड स्टेडीली डायरेक्टिंग के बारे में आंसर के अंदर प्रेजेंटेशन करना है। दोस्तों गाइडेंस, द इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा फंक्शन है जो दिशा निर्देश देता है, जो काम करवाता है। मैनेजमेंट क्या है? तो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। गेटिंग थिंग्स डन म्हणजे काय? म्हणजे तुम्ही काम करून घेताय, कोणाकडनं? जे आपले सबऑर्डिनेट्स आहे, जे आपले एम्प्लॉईज आहेत त्यांच्याकडनं काम करून घेतायत आणि त्यासाठी तुम्हाला त्यांना डायरेक्शन द्यावी लागेल, त्यांना नीट समजावून सांगावं लागेल की काम कसं करायचं आहे, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों में से कोई भी एक अच्छा सा जो आपको सही लगे वो लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और उसको एकदम अच्छे से बायट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। जो आज का आंसर है ना, आज का आंसर है हमारा, आप अभी तक का फ्लो तो समझ ही गए होंगे, चैप्टर जो है किस प्रकार चल रहा है। तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं पहले फंक्शन, फंक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फंक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस। बस उसी कड़ी में आज पढ़ने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग 10 पॉइंट का आंसर, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम है पिक मी। जहां पी से प्रोवाइड स्टेबिलिटी, आई से यहां पर 3 पॉइंट्स नजर आएंगे, इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स और इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। इसके अलावा सी से दोस्तों 3 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, कोपिंग अप विद द चेंजेस, क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपको 3 पॉइंट्स आई से, 3 पॉइंट्स सी से यहां दिखाई दे रहे हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी के बाद इनिशिएट्स एक्शन, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल, और सी से कोपिंग, क्रिएट्स कोऑपरेशन, कोपिंग अप विद चेंजेस, क्रिएट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। आखिरी में दोस्तों मी के अंदर अगर आप देखें तो एम से है
मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी लोगों को मोटिवेट करने का सबसे जबरदस्त जरिया है ये। और ई से इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, घिसा पिटा पॉइंट हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के माध्यम से वही पॉइंट बदल करके यहां दिया गया है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और आखिर में एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस प्रकार 10 पॉइंट हैं, आसानी से हमारे शॉर्ट कोड के जरिए इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पिक मी में सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है पी से प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जी हाँ, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ना ये स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉइज को भी एक जबरदस्त मोटिवेशन देने का काम करता है और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आती है इसी से। याद रखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से, सुपरविजन से एंड प्रॉपर मोटिवेशन से हमारा जो है कोऑपरेशन और कमिटमेंट बढ़ता है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तालमेल बनाते हैं, कोऑपरेट करते हैं और जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को, ये स्थिरता लाएगी, लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगा, मार्केट के कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में टिक पाएगा और इसी से तो सफलता प्राप्त होगी। और उम्मीद करता हूं पहला आसान सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में स्थिरता होनी जरूरी है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स। तो बेसिकली कुल मिलाकर के यहां आपको इस पॉइंट में याद क्या रखना है, पिक मी के पी के अंदर आपको याद रखना है स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। याद रखिए स्टेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये ग्रोथ और सर्वाइवल आता है अच्छी लीडरशिप से, अच्छी कम्युनिकेशन से, अच्छे सुपरविजन से और बेहतरीन मोटिवेशन से, जो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही आता है। उम्मीद करता हूं पहला आसान सा पॉइंट आप समझे होंगे। हम पढ़ रहे हैं पिक मी, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, और यहां पर आई से आते हैं 3 पॉइंट्स, जिसमें आई से पहला पॉइंट है इनिशिएट्स एक्शन। दोस्तों बहुत जरूरी है एक्शन मोड में आना। एक्शन मोड में आना। आप सोए पड़े हैं तो याद रखिए जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। याद रखिए इनिशिएट एक्शन जो है वो करना बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए, वरना एम्प्लॉइज आएंगे, आके मस्त बैठे रहेंगे, आराम से रिलैक्स होके चिल मारते रहेंगे ऑफिस के अंदर, फिर थोड़ा काम करेंगे, फिर बोले कैंटीन जाते हैं, थोड़ा खाना वाना करते हैं, चाय वाय पीते हैं, गॉसिप करेंगे, फिर आराम से आधा घंटा थोड़ा काम कर लेते हैं, ऑफिस में आए हैं, फिर थोड़ा टाइम पास। और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कभी सफलता हासिल नहीं करेगा। सही दिशा, सही डायरेक्शंस, सही इंस्ट्रक्शंस और सही गाइडेंस अगर मिलेगा तो बहुत जबरदस्त एक्शन मोड में एम्प्लॉइज काम करेंगे। उन्हें पता होगा कितनी देर में कितना काम करना है और किस तरह से काम को कंप्लीट करना है। एंड दिस इज व्हाट is the function of directing. Function of directing आपको एक्शन इनिशिएट करने में हेल्प करता है। दोस्तों याद रखिए यहां पर that direction is the function which supports to activate the plans with the help of एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की मदद से बनाए गए प्लान्स को एक्टिवेट करना और एम्प्लॉइज को बताना कि वो प्लान्स कैसे आपको एग्जीक्यूट करने हैं, किस तरह से आपको आगे लेकर जाने हैं। याद रखिए एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। सिंपल है ना दोस्तों, एक एक्टर जो होता है उस एक्टर को भी एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्टर उसको बताता है कैसे एक्ट करना है, कौन सा सीन किस तरह से निभाना है, कौन सा किरदार कैसे प्ले करना है, कैसे निभाना है। ये सारी बातें डायरेक्टर ही तो समझाता है। एक मैनेजर का भी रोल उसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह है, जो एक एम्प्लॉय को उसका किरदार समझाता है, उसका रोल समझाता है, उसका महत्व समझाता है, उसके काम की दिशा उसे बताता है। एंड दैट इज व्हाट इज इनिशिएटिंग एक्शन। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड task. The managers direct the subordinates about
what to do, how to do, when to do, and also to see that their instructions are properly followed. What to do, how to do, when to do, what to do, how to do, when to do. याद रखिए दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों का इंस्ट्रक्शंस देकर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाता है अपने एम्प्लॉयज से काम करवा के। उम्मीद करता हूं यहां पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई से इनिशिएट एक्शन। तो टोटल हमने आई से जो है 3 पॉइंट्स पढ़ने और यहां हमने पहला आई पढ़ लिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो आई है वो है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब ही है दोस्तों कहीं ना कहीं तालमेल बनाना, ग्रुप करना। और सिमिलरली दोस्तों यहां पर जो हमारा डायरेक्शन वाला फंक्शन है ना, ये अलग अलग जो मोटिवेशन देने का काम करता है, इंस्पिरेशन देने का काम करता है, एम्प्लॉइज को पर्सुएड करता है, उन्हें समझाता है कि यार तुझे जल्दी जो है उठ करके ऑफिस आना जरूरी है, तेरे होने से यहां बहुत फर्क पड़ेगा, तेरे काम करने से यहां बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। तू जब आता है ना तो यार ऑफिस के अंदर बहुत जबरदस्त सी रौनक आ जाती है और कहीं ना कहीं तेरे काम की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन को सफलता मिल रही है और इसीलिए तुझे हम रिवॉर्ड्स भी और ज्यादा देने वाले हैं, सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव्स में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये जो है ना, इससे एफर्ट इंटीग्रेट होता है। जितना ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अपना समझेगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझने लगेगा और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। And that is why, my dear students, communication is one of the elements of direction. It helps in integrating efforts of all the employees. यानी यार सबके efforts को क्लब कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका बीच तालमेल क्रिएट करने का काम, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स करने का काम, ये परसुएसिव लीडरशिप से ही होता है। और वो लीडरशिप जब कम्युनिकेट करे अच्छे से तो डेफिनेटली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, इंटीग्रेट्स मतलब कंबाइन करना, जोड़ना, तालमेल क्रिएट करना, और वही डायरेक्शन का काम है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का काम है। उम्मीद करता हूं दूसरा आई आप समझ गए होंगे। तीसरा आई है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। क्या बात है, बड़ा ही सिंपल पॉइंट। हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी, आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। और इसीलिए डायरेक्टिंग फंक्शन में भी यही बात कही गई है कि यार एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो इंक्रीज करने में डायरेक्टिंग का फंक्शन मदद करता है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। यार बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। और वो गाइडेंस अगर आपको मैनेजर दे दे तो फिर सोने पे सुहागा यार, 4 चांद लग जाएंगे परफॉर्मेंस में। और कहीं ना कहीं एक कोच जिस तरह क्रिकेटर्स को अपनी टीम को सिखाता है, कोचिंग देता है, डायरेक्शन देता है, उसी तरह एक लीडर जो है वो टीम स्पिरिट डेवलप करता है बाय द मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन आर यूज। तो कहीं ना कहीं अच्छी टेक्निक्स को यूज करके, ड्रिल्स करवा के अच्छे से उनसे काम निकलवाना, यही एक सक्सेसफुल मैनेजर का काम है। डायरेक्शन देना एक सक्सेसफुल मैनेजर का काम है और दिशा निर्देश यही तो सफलता की चाबी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां 3 आई आप समझ गए होंगे बड़े ही आराम से। जी हां, मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, शॉर्ट कोड है पिक मी। और पिक मी की जब मैं बात करता हूं दोस्तों तो याद रखिए पी से हमने पढ़ा प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। यस, प्रोवाइड स्टेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट हमारा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी के बाद आई से इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन के बाद इंटीग्रेट्स एफर्ट्स और अभी इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। तो 3 आई हमने पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सी से कोपिंग अप विथ चेंजेस। बदलाव ये बहुत जरूरी है, बदलाव ये बहुत जरूरी है। आप बदलाव को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो समझना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, डायरेक्शन अगर आपका सही है, दिशा अगर आपकी सही है तो आप चेंजेस को अडेप्ट करना सीखेंगे, एक पॉजिटिव आउटकम लाएंगे और बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है बदलाव को स्वीकार करना। याद रखिए फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई मशीनरी लॉन्च होती रहती है, नए नए तौर तरीके बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा आते रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपकी कंपनी उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करती है, आपके एम्प्लॉयज उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे, ये दिशा निर्देश तो मैनेजर को ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना काल की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। ये ऑनलाइन वाली चीजें पहले मैनेजर्स को सीखनी पड़ी। मैनेजर सीखेगा तो ही तो डायरेक्शन दे पाएगा कि यार एम्प्लॉय देख, जूम मीटिंग ऐसे करनी है,
हाँ, वो हेडफोन लगा के ऐसे हिलाते मत रहना, बराबर ऐसा कान में लगा लेना और हमारी आवाज सुनते रहना। ये जो डायरेक्शन देने का काम है यही तो हमारा मैनेजर करता है। और इसीलिए याद रखिए जो फैक्टर्स हैं वो चेंजिंग है और इनसे अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो तभी हो पाएगा जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, अच्छी लीडरशिप होगी। हर पॉइंट में आपको सिमिलर चीजें साउंड करती हुई दिखाई देंगी। इफेक्टिव लीडरशिप दिखाई देगा, जबरदस्त कम्युनिकेशन दिखाई देगा और इसी से हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां एक और आसान सा पॉइंट आपको समझा होगा, कोपिंग अप विद चेंजेस। अगला पॉइंट है बड़ा ही सिंपल, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। इंडिविजुअल से ऊपर टीम होती है, यह समझाने का काम हमारा मैनेजर ही तो करता है। कोच का काम, एक लीडर का काम, इफेक्टिव लीडरशिप का काम यही होता है कि वो टीम स्पिरिट समझाए, टीम स्पिरिट। और इस टीम स्पिरिट के जरिए ही दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप की तरह आगे बढ़ेगा। किसी इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स या उसकी सफलता के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए दोस्तों, डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। खुद के लिए नहीं, ग्रुप के लिए काम कर। ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम का जीतना। बहुत जरूरी है। आप खुद की सेंचुरी मत बनाइए, लेकिन टीम को जिताइए। नंबर 1 आप ही बनेंगे और टीम बहुत आगे निकल जाएगी। दोस्तों यही जरूरी है। Therefore, the role of manager as a director plays a very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goals। तो C से अलग अलग पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कोपिंग विद चेंजेस एंड C से ही क्रिएट्स टीम स्पिरिट। उम्मीद करता हूं दोनों C आपको समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले C की ओर। एक एक करके सभी पॉइंट्स आसानी से हम ले रहे हैं। पिक मी हमारा शॉर्ट कोड है और इसी शॉर्ट कोड के जरिए C से आता है कोऑपरेशन। सी से कोऑपरेशन। पिक मी क्या है आंसर? पिक मी क्या है आंसर? पिक मी। पी से हमने देखा प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आई से 3 पॉइंट्स देखे और अब सी से तीसरा पॉइंट है कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेशन तो बहुत जरूरी है। बिना कोऑपरेशन की जिंदगी नहीं बन सकती आपकी सुंदर। याद रखिए कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनायझेशनल ऍक्टिव्हिटीज। म्हणजे परचेज वाल्याला कोऑपरेट करावं लागेल, सेल्स वाल्या बरोबर। कहीं ना कहीं दोस्तों हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। बिना कोऑपरेशन के कभी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जो 4 पहिए हैं, चारों का एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। एक भी पहिया गया तो गाड़ी गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट करना है तो सी से कोऑपरेशन करना जरूरी है। और वहां जो लाइक का बटन है ना, उसे दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि हमारा चैनल जो है वो भी ग्रो होता रहे इसी तरह आपके कोऑपरेशन से। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। ये कोऑपरेशन क्रिएट कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर ही करता है। याद रखिए, डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यार ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट के हर व्यक्ति को कोऑपरेट करना ही है, ताकि हम जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सी से कोऑपरेशन। 3 सी के बाद जो हमारा अगला पॉइंट निकल करके आता है यह मीन्स ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन है ना, ये निरंतर मिलते रहना बहुत जरूरी है। ये नहाने के समान होता है। आज मोटिवेटेड हैं आप, कल हो सकता है फिर डिमोटिवेट हो जाए। मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कहीं ना कहीं जिंदगी में अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। हमें हर वक्त, हर पड़ाव पर एक डायरेक्शन देने वाले की जरूरत तो होती है, लेकिन कई बार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये भी कहते हैं कि आपको खुद भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझकर काम करना है। और उसके लिए मोटिवेशन पैसा है, फाइनेंस है, कहीं ना कहीं सैलरीज, वेजेस, इंसेंटिव्स, ये चीजें जो होती हैं ये एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट
मैनेजर का प्यार, मैनेजर का दुलार, मैनेजर की सही फटकार, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन देना और उसका आपको हाथ पकड़ करके आगे लेकर जाना, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है ये स्वीकार करना, ये सारी चीजें जो है एक मैनेजर करता है। और मैनेजर आपको बढ़ावा जब दे तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। वो उसका जो प्रोत्साहन है वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मीन्स ऑफ मोटिवेशन है व्हाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स देयर ओपिनियंस आर आल्सो कंसीडर्ड, देयर ओपिनियंस आर आल्सो कंसीडर्ड। याद रखिए एक मैनेजर जो है वो सबकी सुनकर काम करता है, कहीं ना कहीं वो सबसे डिस्कस करता है चीजें, उनके ओपिनियंस को भी समझता है, रिस्पेक्ट करता है। अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स। मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था, टाटा सुमो जो बहुत फेमस पॉपुलर भारत की एक कार निकल करके आई थी, वो हमारे जो टाटा जो देश के जबरदस्त धरोहर हैं और सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय के नाम पर उस गाड़ी को रखा था। आप गूगल करके जरूर देखिएगा, टाटा सुमो वाज नेम्ड आफ्टर दिस एम्प्लॉय ऑफ टाटा कंपनी। तो ये जो था ये मोटिवेशन ही तो है। कहीं ना कहीं यार एक एम्प्लॉय के नाम पर आप अपनी कार लॉन्च कर रहे हैं, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन एक एम्प्लॉय के लिए क्या हो सकता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। दैट इज व्हाट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। याद रखिए, हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट। इससे वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ही ऑल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यानी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ साथ जो प्यार दुलार, जो डायरेक्शन देता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए डायरेक्टिंग इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान से सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। पिक मी के अंदर एम से हमने पढ़ लिया है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की बात करें पिक मी के अंदर, तो ई से आता है घिसा पीटा पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, हमने ये हर फंक्शन में देखा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से, और वही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर फंक्शन का काम यह है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने ना दे। जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो भी सामग्री मैन मशीन मटेरियल के माध्यम से, मनी के माध्यम से उपलब्ध है, उसे पूरी तरह यूज करे। ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स, सभी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करे। यही काम है भाई हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस का। तो यहां पर डायरेक्टिंग फंक्शन भी उससे अलग नहीं है। वो भी कहता है कि मैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करूंगा, सही डायरेक्शन दूंगा, तो भाई ड्यूटीज अच्छी असाइन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग समझेंगे, और इससे क्या होगा कि यार द सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट इज मैन मशीन मटेरियल एंड मनी इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे। यानी हम डायरेक्शन ही ऐसा देते हैं कि यार कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स खराब नहीं होना चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूज करके आप काम करिए। एंड दैट इज व्हाट डायरेक्शन इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज। इसी से सबऑर्डिनेट्स रिसोर्स को वेस्ट होने नहीं देगा और जबरदस्त तरीके से काम कर पाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिरी पॉइंट पर बढ़ रहे हैं हम। ई से अगला पॉइंट है एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। किसकी क्षमता क्या है, किसकी काबिलियत क्या है, कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन क्या लिमिट तक जा सकता है, ये सारी कैपेबिलिटीज की जांच पड़ताल भी डायरेक्टिंग फंक्शन में होती है। जो एम्प्लॉय डायरेक्शन देता है ना, जिस तरह एक टीचर क्लासरूम के अंदर डायरेक्शन देता है, तो वो देखता है कि कौन सही ढंग से वाकई में उसके डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार एक मैनेजर भी हमेशा नजर रखता है अपने एम्प्लॉइज पर कि यार मेरे बताए हुए डायरेक्शन पे एग्जैक्टली कौन चल रहा है, किस तरह से कौन काम कर रहा है, कौन खुद का दिमाग ज्यादा चला रहा है और फेल हो रहा है बार बार, और दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो कौन नहीं कर रहा है। ये सारी कैपेबिलिटीज की जांच पड़ताल भी मैनेजर ही करता है और ही एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे उसे स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलते हैं और किस तरह से कौन सा एम्प्लॉय किस चीज में माहिर है, कौन सा एम्प्लॉय कहां कमजोर पड़ता है, ये सारी चीजें वो समझ पाता है। याद रखिए एवरी इंडिविजुअल has various capabilities or potentials in addition to their formal qualification। अपने qualifications के अलावा भी सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। डायरेक्शन हेल्प करता है to identify and utilize their abilities। डायरेक्शन के जरिए हम उनकी काबिलियत को पहचान सकते हैं और बेहतर तरीके से काम काज करवा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने 10 पॉइंट का आंसर पढ़ लिया है। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी, आंसर का नाम पिक मी। दोस्तों 10 पॉइंट का आंसर जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एकदम जबरदस्त आंसर हमने पढ़ लिया है। यहां पर पिक मी के माध्यम से लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।
P से प्रोवाइड स्टेबिलिटी, I से कितने आए 3I, कितने आए 3I, इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस, इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस, इनिशिएट इंटीग्रेट्स इंक्रीजेस। याद रखिए C से कितने C 3C, पहला C है कोपिंग अप विद चेंजेस, दूसरा क्रिएट्स टीम स्पिरिट और अगला कोऑपरेशन, कितने C 3C, कितने C 3C। लास्ट में दोस्तों M से मीन्स ऑफ मोटिवेशन, E से इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस और E से एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन मींस। तो आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को मार्क करके इसे समझ सकते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जान है, हार्ट एंड सोल है कोऑर्डिनेशन। अगर तालमेल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हुए अगर एक दूसरे से अनजान है, तो फिर यार शायद कुछ तो गड़बड़ होगी और कहीं ना कहीं काम अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। अगर आपको काम कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है और एज अ टीम करना है, तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। हर बॉलर को जिस तरह से पता होता है कि उसे फील्डर्स कहां चाहिए और कहां पर फील्डर्स उसको तैनात करने हैं ताकि यार कोई कैच लपक ले, कोई रनआउट कर ले, ये सारी चीजें बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकती। और इसीलिए एक टीम एफर्ट के अंदर, एक ग्रुप एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको स्मूथ फ्लो चाहिए तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, हार्मनी यानी पीस चाहिए, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो भी आपको जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। तो इस प्रकार से ज्यादा लोग जहां पर काम पे होते हैं, ऐसी टीम में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज एसेंशियल दैट आप कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से काम करें। दोस्तों इसके अलावा जो कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, उन डेफिनेशंस की बात करूं तो ये 3 डेफिनेशंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है मैकफार्लैंड का, और मैकफार्लैंड जो है ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी एक जो एल्डरली जो आपका मैनेजर है, वो कहीं ना कहीं ये तालमेल बिल्ड करने का काम करेगा। ये कोऑर्डिनेशन आसान सी चीज नहीं है जो ऐसे ही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समवेयर और दी अदर आपको इसे एक ऑर्डरली पैटर्न में प्लान करना पड़ेगा कि यार परचेज वाला है तो उसका सेल्स वाले से तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि यार पिछला सामान जो परचेज किया था क्या वो बिक गया है, अब और परचेज करूं या नहीं करूं, या रुकूं थोड़े दिन के लिए। आफ्टर द सेल्स ऑफ ऑल द मटेरियल इज डन ओनली देन आई विल बाय न्यू मटेरियल। ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बिना अगर काम होगा तो सेल्स वाले को पता ही नहीं कितना बिका है, परचेज वाले को मालूम ही नहीं है, वो खरीदता जा रहा है, लॉस में कंपनी चली जाएगी और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एंड दैट इज व्हाई यूनिटी ऑफ एक्शंस होना बहुत जरूरी है, और इसी से आपका कॉमन पर्पस यानी सफलता, सक्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे फेमस हेनरी फेयोल भाई साहब ने दिया है डेफिनेशन, टू कोऑर्डिनेट टू हार्मोनाइज। कोऑर्डिनेट मतलब हार्मोनाइज all the activities of a concern to facilitate its working and its success। बहुत ही सिंपल बात है, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना, यानी पीसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखना, तालमेल अच्छे से रखना, इसी को हार्मनी कहते हैं। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जहां होता है, वहीं पर सफलता की सीढ़ियां आसानी से आप पार कर पाते हैं। दोस्तों तीसरा डेफिनेशन है मूनी और रेली का। मूनी रेली कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोव्हाइड युनिटी ऑफ ऍक्शन। सर्वांनी सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे, आणि दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। बिना तालमेल के, बिना कोऑर्डिनेशन के कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। क्योंकि हम सबका लक्ष्य, हम सबका मकसद तो एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता। तो उसके लिए यार सबको साथ में काम करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन सक्सीड। तो यहां 3 डेफिनेशन है, कोई भी एक आप अच्छे से याद कर सकते हैं और लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिखे ना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा भाई। हर बार नया आंसर तो पढ़ते जाएंगे, पिछला भूल जाएंगे, तो लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। आज का हमारा आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। क्या लाइफ? गो यूएसए लाइफ। किधर लाइफ? गो यूएसए लाइफ। आहा, गो यूएसए लाइफ।
आहा, गो यूएसए लाइफ। जी हां दोस्तों, आसान सा 10 पॉइंट का ये आंसर, हर पॉइंट को बारीकी से जरूर समझेंगे हम। 10 पॉइंट्स हैं। गो बोले तो गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर आंसर में ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जान है, हार्ट एंड सोल है। तो गो के अंदर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन और ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं। स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा यूएसए के अंदर अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हर फंक्शन का मकसद तो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। आखिर में लाइफ की बात करूं यहां तो एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, आई से 2 पॉइंट्स, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन। आखिर में एफ से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन और ई से एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो इस प्रकार गो यूएसए लाइफ, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ, गो यूएसए लाइफ। जी हां दोस्तों, गो यूएसए लाइफ इस आंसर के माध्यम से आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है गो यूएसए लाइफ में जी से गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। जी हां दोस्तों, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन यानी कोऑर्डिनेशन जो है आपको यार सही दिशा में काम करने में मदद करता है, हेल्प करता है। प्रॉपर आपको एक पाथ दिखा देता है और उसी तरह आप चल सकते हैं। आपको पता होता है कि यार ऑर्डर क्या है काम करने का, पहले परचेज, फिर सेल्स, उसके बाद रिसिप्ट, पेमेंट। ये सारी चीजें जो है ये एक ऑर्डर में फ्लो करती हैं और तभी अच्छे से काम हो पाता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ये 2 लाइनें भी याद रख लिया तो काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, सिस्टमैटिक वे। क्या याद रखेंगे? सिस्टमैटिक वे। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉय को पता होता है कि यार उसको रिपोर्ट किसको करना है, काम लेकर उसे किसी के पास जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट वाला उसके पास आएगा। ये सारा जो चीज है सिस्टमैटिकली एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो है अच्छे ढंग से किया जाता है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यहां पर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। ओ से बात करें तो वही घिसा पिटा पॉइंट है दोस्तों, कई बार हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एकदम आसान पॉइंट है यार। हर फंक्शन की खासियत ही ये है, मैनेजर ये फंक्शन निभाता ही इसलिए है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट होने ना दे और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही खूबसूरती से, अच्छे से पूरा रिसोर्सेज को यूज कर सके। जी हां, managers try to integrate all the resources systematically. It helps in utilizing all available resources at its optimum level. Optimum level मतलब completely, fully, कोई resources को waste होने नहीं देना है। Coordination also helps to minimize the wastage of resources and control the cost of work. यानी अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे तब आप बेहतर तरीके से यूज भी कर पाएंगे चीजों को, खर्चा भी कम कर पाएंगे और वेस्टेज भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा आज का आंसर। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। तो गो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है यू से, जो हम प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच होता है। ऐसे में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? याद रखिए कि ऑर्डर्स जो है ना वो एक दिशा में काम करने के लिए होने चाहिए। अगर कई सुपीरियर्स हैं और वो अलग अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं, कोई बोल रहा है ऐसे काम करो, कोई बोल रहा है वैसे काम करो, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि काम एग्जैक्टली करना कैसे। And that is why coordination बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन होगा तो तालमेल रहेगा और अच्छे से एक दिशा में, सही दिशा में एम्प्लॉय काम कर पाएगा। That is what is unity of direction. Different activities are performed by different departments. Coordination harmonizes these activities for achieving common goal. Thus, coordination gives proper direction to all departments. हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम कोऑर्डिनेशन के जरिए ही आसान हो पाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से आप समझ गए होंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। डन 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 डन। अगले पॉइंट पे आते हैं गो यूएसए लाइफ में। यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एस से स्पेशलाइजेशन।
जिसका काम है उसी को वो काम दिया जाना चाहिए। कोई फाइनेंस में अच्छा है तो वो काम वो फाइनेंस के नॉलेजेबल पर्सन को ही मिलना चाहिए। उसे अगर गोडाउन में बिठा दोगे तो काम तो अच्छे से नहीं होगा, बंटा ढार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से आप स्पेशलाइजेशन भी ला सकते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स in their respective fields. The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decision, helps in managerial decision, helps in managerial decision, helps in managerial decisions. It leads organization to march towards growth and success in the competitive world of business, in the competitive world of business. याद रखिए दोस्तों, आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में अगर काम अच्छे से करना है तो एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन से ही आएगा। गो यूएसए लाइफ में यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट जो है यहां पर बड़ा ही आसान सा और मजेदार पॉइंट है। ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है भैया, बहुत ही आसान बात है। हर मैनेजर का तो मकसद ही ये है, हर मैनेजर चाहता ही ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, सक्सेस हासिल करे, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उसका जो स्किल्स है, एफिशिएंसी है वो बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और इससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को अचीव कर पाए, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। यही तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक मैनेजर सोचता है। दैट इज व्हाट इज अवेलेबल थ्रू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू minimizing the wastages of materials, idle time of employees, delay in completion of targets। ये सारी जो कमियां हैं ना वो पूरी होती हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के जरिए। डिपार्टमेंट के अंदर अगर डिस्प्यूट्स हैं तो वो कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन से आप काम अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे और इससे यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। याद रखिए, इन द प्रोसेस ऑफ दिस इट एंश्योर्स, क्या इट एंश्योर्स स्मूथ वर्किंग, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छे से कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से आप अचीव कर पाएंगे। ए फॉर अचीव कर पाएंगे, ए फॉर अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बात करें दोस्तों एक और आसान से पॉइंट की, सारे इजी पॉइंट्स हैं यहां पर, स्पेशली आप लिखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद आसानी से। एल से लीड्स टू हायर efficiency, leads to higher efficiency, leads to higher efficiency with the help of optimum resource। क्योंकि आपने रिसोर्स अच्छे से यूज किए, तो रिसोर्स अच्छे से यूज किए तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस अच्छा हो गया, वेस्टेज ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब वेस्टेज कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी हाई हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो गई। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है तो एफिशिएंसी भी हाई हो जाती है, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। तो आसान से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट से कंपैरेटिवली दूसरे आंसर से ये आसान आंसर है। कोऑर्डिनेटिंग हम पढ़ रहे हैं गो यूएसए लाइफ। यू से हमने देखा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्पेशलाइजेशन, यहां ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एल से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। यहां गो यूएसए लाइफ की जब मैं बात करता हूं तो आई से 2 पॉइंट्स नजर आते हैं और आई से है इंप्रूव्स गुडविल, आई से इंप्रूव्स रिलेशन, इंप्रूव्स गुडविल, इंप्रूव्स रिलेशन, improves goodwill, improves relation। I say improves goodwill, improves relation। Go USA life, importance of coordinating। I say 2 points, improves goodwill, relation, goodwill, relation, goodwill और relation। दोस्तों याद रखिए, कोऑर्डिनेशन का मकसद ही है आपस में तालमेल बनाना, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना। जब ये काम जबरदस्त और अच्छे तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनेगी और इससे बिजनेस का गुडविल, रेप्यूटेशन बनेगा। बात करूं दोस्तों आपस में रिलेशन की तो वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। परचेज वाला सेल्स वाले के साथ, पेमेंट वाला रिसिप्ट वाले के साथ, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, एचआर वगैरह वगैरह, ये सभी का आपस में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा बॉन्ड बनेगा और ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ करके बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। सो इट इंप्रूव्स गुडविल एज वेल एज रिलेशंस। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड यानी ग्रुप्ड एफर्ट्स, कंबाइंड और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। याद रखिए, इससे स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस एंड लोअर कॉस्ट पे काम हो जाता है एंड इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ रिलेशन मजबूत होते हैं, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स
between all the levels of management of an organization. Every department depends on functioning of other department and thus आप काम आसानी से कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल भी बढ़िया सा दिया है, आप देखिए। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल में क्लियर हो जाता है कि कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बेहतर तरीके से अगर जुड़कर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो सफलता जरूर हासिल कर लेंगे। डन डन डन। यहां पर दोस्तों एक और पॉइंट हमने कर लिया है, आई से इंप्रूव्स गुडविल एंड आई से इंप्रूव्स रिलेशंस। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहां पर गो यूएसए लाइफ के अंदर आखिरी 2 पॉइंट्स जो हैं, एक है एफ से फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। आप जब तालमेल बनाकर के काम करते हैं ना, तो आप इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव लेने पर आपको अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। यानी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, यहां से ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ। अब ग्रोथ होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, और जब प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो आपको जॉब सिक्योरिटी दे पाएगा, अच्छी सैलरी दे पाएगा, अच्छे वेजेस दे पाएगा, इंसेंटिव्स दे पाएगा, बोनस दे पाएगा, और इससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और इसी से आप मोटिवेटेड फील होंगे। दिस प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज फॉर मोर एंड मोर हार्ड वर्क। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यार, दिस एनकरेजेस टीम स्पिरिट एज वेल। कोऑर्डिनेशन ये टीम के लिए है ना, टीम का काम है, ग्रुप एक्टिविटी, और इससे ही टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है। दोस्तों याद रखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। कोई अकेला नहीं है, यहां पर ग्रुप है। देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स में जेलसी, पॉलिटिक्स वगैरह तो होती है, लेकिन अगर आप सही तालमेल बिठाएं, कोऑर्डिनेशन अच्छे से करें तो सफलता आपसे दूर नहीं है। दोस्तों याद रखिए, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यहां से ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन and it increases the team spirit at the workplace। एक healthy environment होता है, workplace पर jealousy नहीं होती, conflicts नहीं होते, एक दूसरे से तालमेल बनाकर जब हम चलते हैं तो हम तो सफल होते ही हैं, organization को भी सफल बना देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज सारे के सारे ये 10 पॉइंट्स आसानी से आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग का हमारा आज का शॉर्ट कोड गो यूएसए लाइफ। जी हां, गो यूएसए लाइफ में जी से गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यूएसए के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पेशलाइजेशन और अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और आखिर में LIFE में L से लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, I से इंप्रूव्स गुडविल रिलेशन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, और आखिर में एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों हम चेकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार जो प्लान बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ हुआ भी है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कहां चूक हो गई है, कहां मिस्टेक हुई है, कहां पर डिविएशन आया है। डिविएशन का मतलब ही होता है दोस्तों द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल। स्टैंडर्ड यानी जो हमने सोचा था, और एक्चुअल यानी कि जो आया है रिजल्ट हमारा, वो एक्चुअल रिजल्ट होता है। और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में अगर डिफरेंसेस आए हैं तो वो डिफरेंसेस क्यों आए हैं, ये आइडेंटिफाई करना ही कंट्रोलिंग का काम है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का फंक्शन ये एक मैनेजर के लिए बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, क्योंकि यार प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसे अलग अलग जो है फंक्शंस को हमने पूरा किया, हमने तालमेल बनाया कोऑर्डिनेटिंग के जरिए। लेकिन फाइनली आपको चेकआउट तो करना है बारी बारी से कि यार ग्रोथ हुई कितनी है, सफलता मिली कितनी है, एंड दैट हैपेंस ओनली विद कंट्रोलिंग। तो यहां पर दोस्तों आज का हमारा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग के बारे में। और मैं आपको बता दूं, कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैनेजर को बहुत ही ध्यान से पूरा करना है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। यानी हर प्रकार की संस्था के लिए ये जो एक कंट्रोलिंग फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर एक को करना चाहिए कि यार जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब हो भी रहा है या नहीं, ये जांच करना, ये चेकआउट करना बेहद जरूरी है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। यानी आपने जो प्लानिंग की थी वो कितनी इफेक्टिव साबित हुई,
क्या आप वाकई में वो प्लान को सक्सेसफुली निभा सके, क्या पूरा कर सके, वो आप कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। आपको टास्क तो किसी ने दे दिया था, लेकिन टास्क क्या वो कंप्लीट हुआ, क्या प्लान के अकॉर्डिंग हम चले, कहां तक पहुंचे और किस तरह से हम कहां पीछे रह गए। ये सारी चीजें, ये सारा एनालिसिस कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ comparing the actual performance with the predetermined standard performance। क्या बोलती है पब्लिक? एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन। स्टैंडर्ड वो जो हमने सोचा था और एक्चुअल वो जो हमने पाया है, और दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या अंतर आया है वही चेकआउट करना है कंट्रोलिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा कंट्रोलिंग का मीनिंग आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर once again there are three definitions, 3 definitions है। सबसे पहले हेरोल्ड कून्स और ओडोनल का डेफिनेशन है। यहां हेरोल्ड कून्स और डोनल कहते हैं मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। हमें क्या अकम्प्लिश किया, हमने क्या हासिल किया अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड, हमने जो सोचा था उसके अगेंस्ट में हमने क्या हासिल किया। यस एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशन, जो भी फर्क या डिफरेंस आया है, टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी यार अगर कुछ कमी रह गई है तो वो कमी कहां रही है, कहां हम पीछे छूटे हैं, वो आइडेंटिफाई करना, वो पहचानना और फिर गोल्स को अचीव करने के लिए एक बार और मैदान में उतरना, यही होता है कंट्रोलिंग का फंक्शन। दोस्तों इसके अलावा डेल हेनिंग जो है वो कहते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। क्या बोलती है पब्लिक? याद रखिए दोस्तों, डेल हेनिंग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी, ब्रिंगिंग अबाउट व्हाट? कंफर्मिटी, यानी श्योरनेस, अश्योरेंस यहां पर कि हमने जो सोचा था वो अचीव हो पाया, यानी ये कंफर्म करना, यही होता है कंट्रोलिंग। इसके अलावा फिलिप कोटलर भाई साहब बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं और ये कहते हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, क्या? ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। यानी यार जो फंक्शन हमें हमारे प्लान के एग्जीक्यूशन की जांच करने में मदद करता है ना, उसे हम कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको तीनों ही डेफिनेशन समझ में आए होंगे। बेसिकली क्या है ये? तो कंट्रोलिंग है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन, जहां पर हम जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं कि यार डिविएशन कितना है, डिफरेंस कितना है, हमने जो सोचा था क्या हमने वो हासिल कर लिया, हासिल किया है तो हमने एग्जैक्टली क्या हासिल किया है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, यही समझना होता है कंट्रोलिंग। चलिए आज के आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। जी हां, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं 10 पॉइंट का आंसर वंस अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और यहां पर 10 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए, परफेक्ट एमबीए। जी हां, एक जबरदस्त मैनेजमेंट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए, आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए, आंसर का नाम परफेक्ट एमबीए। जी हां दोस्तों, यहां पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर। कंट्रोलिंग का फंक्शन है ना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करता है कि यार देखा काम अच्छे से करता हूं, एम्प्लॉय सोचता है ना यार काम ठीक से करूं, कल को मैनेजर चेक भी करेगा जो काम दिया है वो हुआ है कि नहीं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो और अच्छा परफॉर्म करता है। तो पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर। इसके अलावा इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। सुने सुनाए पॉइंट भी आपको नजर आएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कई फंक्शंस पढ़ चुके हैं, तो हमने फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन वगैरह पढ़ा है। इसके अलावा इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो हमने हर आंसर में पढ़ा है दोस्तों, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से। और इसके अलावा मोटिवेट्स एम्प्लॉय, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्ट्स एज अ गाइड। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट
परफेक्ट MBA। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आसानी से आप शॉर्ट कोड के साथ ये आंसर को याद रख सकते हैं। हर पॉइंट को लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और लिखिए। दो दो पॉइंट्स करके भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन याद रखिए लिखेंगे तभी आप लंबे समय तक उसे याद रख पाएंगे। याद रखिए रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, ये थियरी सब्जेक्ट्स का आसान सा मंत्र है। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है। दोस्तों आज का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, आंसर का नाम परफेक्ट MBA। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एकदम डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहां पर निकल करके आता है P से साइकोलॉजिकल प्रेशर। जी हां, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है ना, ये सफलता दिलाने में एक इनडायरेक्ट वे में मदद करता है। कहीं ना कहीं याद रखिए, अगर एम्प्लॉय को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि यार बॉस है ना कभी भी चेक कर सकता है कि मेरा काम कैसा है, वो चेक करेगा कि यार उसने प्लान जो किया था उसके हिसाब से मैंने काम किया है भी नहीं, तो यहां पर वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहकर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो कहते हैं ना यू परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। हर बार ये कहा जाता है, कई क्रिकेटर्स के संदर्भ में भी कहा जाता है कि यार ये प्रेशर में ना बहुत अच्छा खेलता है और बहुत जबरदस्त से रन चेज कर लेता है, रन बना लेता है। तो ऐसे में यहां पर भी वही प्रिंसिपल लागू किया गया है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर जब होता है किसी एम्प्लॉय पे तो वो और अच्छा परफॉर्म करता है, एफिशिएंट बन जाता है। द परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड विथ द स्टैंडर्ड टारगेट्स। इवैल्यूएट किससे करते हैं? जो सोचा था उन टारगेट्स के साथ हम इवैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं। द एम्प्लॉइज आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड। एम्प्लॉइज को पता होता है कि यार इनके परफॉर्मेंस की तो चेकिंग होने वाली है एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। उनको रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉइज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आसान सा पॉइंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह ये कंट्रोलिंग का फंक्शन काम करता है जो उन्हें और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये है एनश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। दोस्तों प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिसिप्लिन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आसानी से फॉलो हो सकते हैं, आसानी से इंश्योर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन है ना बताते रहता है कि भाई देख मैं चेक करूंगा, भाई देख ये एम्प्लॉय ज्यादा पटेली नहीं है, काम जैसा बोला वैसा होना मांगता है। तो यार ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड होगा इसी से तो ऑर्डर में काम होगा, डिसिप्लिन में काम होगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम होता रहेगा। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये लाइन को याद रख लीजिए, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने का ही तो फंक्शन है कंट्रोलिंग फंक्शन। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर। क्या रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूसिंग यानी कम करना अनप्रोफेशनल बिहेवियर को। यार सो रहे हैं, यार काम करते वक्त टिफिन खा रहे हैं, टिफिन खाने के वक्त गप्पा मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपके काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कंट्रोलिंग जैसे फंक्शन है यहां पर याद रखिए अनप्रोफेशनल बिहेवियर को कम करते हैं। डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द मैनेजमेंट। तो इससे एक तालमेल भी बना रहता है, कंट्रोल भी आता है और परफॉर्मेंसेस अच्छे भी होते हैं, इंप्रूव भी होते रहते हैं। बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन इनटू मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। तो यहां पर दो पॉइंट हमने कर लिए। हमारा शॉर्ट कोड बड़ा ही सिंपल सा है, परफेक्ट MBA। P से हमने एक पॉइंट देखा अभी अभी साइकोलॉजिकल प्रेशर और E से एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है F से फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया हर फंक्शन तो इसी मकसद से किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है कि यार गोल्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाएं। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मेजरिंग द परफॉर्मेंसेस एट एवरी पॉसिबल स्टेज एंड फाइंडिंग आउट द डिविएशन। यानी कितना डिफरेंस है ना, कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना, यही तो कंट्रोलिंग का काम है। और जब ये फाइंड आउट होता है तो हमें सॉल्यूशंस भी पता चलते हैं कि यार कैसे, क्यों, किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं, क्यों डिफरेंस आया, क्या गलत कर दिया था, ये सारी बातें समझ आती हैं तो ऑटोमेटिकली गोल्स जो है वो अचीव हो पाते हैं। इफ एनी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी आप
क्रॉस चेक करोगे, वेरीफाई करोगे तो गलतियां पता चलेंगी। गलतियां अगर आपको पता चलेंगी तो ही तो आप उन्हें सुधार पाएंगे, और गलतियों को सुधारोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाओगे। तो एफ फॉर फुलफिलिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, याद रखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, घिसा पिटा पॉइंट है भैया, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। पहले भी ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं फंक्शन के अंदर कि यार सभी फंक्शन जो हैं तालमेल बनाने में मदद करते हैं। याद रखिए यहां पर कंट्रोलिंग का फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन को। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, यस कंट्रोल इज द फंक्शन इन विच द रोल्स and responsibilities of all departmental managers and the subordinates are designed clearly. Coordination between them helps to find out the deviation. यानी यार अगर तालमेल होगा ना तो ही डिफरेंसेस पता लगाना आसान होगा कि यार गलती हो गई ना यार, हमने सोचा था कि हम 100 किलो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन तो हमारा 80 किलो ही हुआ है, तो 20 किलो कम प्रोडक्शन हुआ है। तो ये क्यों हुआ है कम? क्या हमारा फैक्ट्री का मशीनरी बराबर नहीं था? क्या वहां पे जो मशीनरी डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने कुछ गड़बड़ की है या कमी आई है उनके काम में? तो कहां डिविएशन हुआ है, कहां मिस्टेक हुई है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही पता चलेगा, वरना मिस्टेक्स कहां हुई हैं ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंट्रोलिंग फीचर के जरिए तालमेल भी हासिल करते हैं, और तालमेल हासिल करके आप डिविएशंस को चेकआउट कर पाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड यूज रेमेडियल मेजर फॉर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप गलतियों को पकड़ पाते हैं अच्छे से तो फिर आप उन्हें सुधार भी पाएंगे और अच्छे स्टेप्स उठा करके बेहतर कामकाज में आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां पर 2 पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड एफ से ही फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। हमने परफेक्ट एमबीए में पीई और एफ कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहां पर अगला पॉइंट जो निकल करके आता है यह है ई से एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो बहुत ही आसान सा यहां पर पॉइंट बताया गया है कि आप कंट्रोलिंग इस फंक्शन के जरिए मोटिवेट कर पाते हैं, एम्प्लॉइज को बूस्ट दे पाते हैं एक प्रकार का कि यार देख तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा तू पीछे रह रहा है, तुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब जब बार बार चेकिंग करेंगे, कंट्रोलिंग मेजर्स को फॉलो करेंगे तो आप और बेहतर होने की उन्हें ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे, इंस्पिरेशन दे पाएंगे। और इसीलिए याद रखिए फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम, क्या मोटिवेटिंग देम, क्या मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए इस आंसर के अंदर सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, ज्यादा कोई बड़े पॉइंट्स नहीं है, और ज्यादातर जगहों पर यही बताया गया है कि कैसे वो कंट्रोल करता है, डिविएशंस को चेक करता है, मेजर करता है, परफॉर्मेंस को हाई कैसे किया जाए वो समझता है, और फिर मोटिवेट करते हुए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हासिल कर लेता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो भाई ये पॉइंट तो हम हर आंसर में अब तक पढ़ चुके हैं। जी हां, एवरी आंसर वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा है, सेम पॉइंट है, कुछ भी नया नहीं है। हर फंक्शन जो होता है, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मेड और एग्जीक्यूटेड टू इफेक्टिवली यूज रिसोर्सेस ना। कोई चाहता है क्या कि रिसोर्स उसके पास जो है वो वेस्ट हो जाए? नहीं। एवरीवन वांट्स दैट रिसोर्सेस शुड बी यूटिलाइज्ड अल्टीमेटली, अच्छे से, कंप्लीटली, फुल्ली और बेहतर तरीके से। तो यार रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो यार ये फंक्शंस तो निभाने ही पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज of material and spoilage of other resources. Standards are set for every performance. Employees have to follow these standards. As the effect of this, the resources are used by employees in the most efficient and effective manner so as to achieve ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें यह करना बेहद जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आसानी से बात को समझ गए होंगे कि कैसे हमारे को कंट्रोलिंग फंक्शन मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में। तो दोस्तों परफेक्ट एमबीए में चलिए अब
बढ़ते हैं आगे और कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं MBA पर। यहां पर आप देख सकते हैं अगला आसान सा पॉइंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉई या मोटिवेट्स एम्प्लॉय। तो भैया ये काम तो एक मैनेजर का होता ही है, टीम का लीडर है तू, कोच है तू, टाइगर है, ये हमेशा तुझे बोलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक कोच का काम है कि वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी टीम को बूस्ट करे, मोटिवेट करे और उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए इंस्पायर करे। ये एक लीडर का काम ही है। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉइज इन एडवांस। एडवांस में एम्प्लॉइज को बता दिया जाता है कि देखो तुमसे ये उम्मीद है, देख भाई तेरे से ये उम्मीद है, हम चाहते हैं तू काबिलियत के हिसाब से काम करे। ड्यू टू दिस एम्प्लॉइज गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। परफॉर्मेंसेस आर इवैल्यूएटेड and on that basis employees are rewarded as well। तो हम चेक करेंगे, हमको लगा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे को इंसेंटिव देंगे, तेरे को बोनस देंगे, तेरे को हम सराहेंगे, तेरे को अवार्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इससे और ज्यादा वो मोटिवेट होगा। दोस्तों याद रखिए, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स, बोनस, प्रमोशंस एक्सेट्रा, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। इसी से एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, उसे अच्छा लगता है, जबरदस्त लगता है और वो और बेहतर तरीके से कामकाज कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट आसान सा समझ गए होंगे आप। मोटिवेट्स एम्प्लॉय, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट MBA। M फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय, M फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय, M फॉर मोटिवेट्स एम्प्लॉय। बढ़ते हैं आगे। B से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। देखिए जाहिर और सिंपल सी बात है, यहां पर याद रखिए कि कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, फिर वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, ये सारे अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किए जाएं तो ये गुडविल क्रिएट करेंगे, मार्केट में एक ब्रांड बनाएंगे आपको, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे वैसे आपका ब्रांड बढ़ेगा। तो ये सारे फंक्शन आपके परफॉर्मेंस को ही तो बढ़ाने के लिए हैं। तो एज एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस प्रॉपर्ली यू विल गेन अ ब्रांड इक्विटी। आप एक ब्रांड बन जाएंगे, मार्केट के अंदर अच्छा नाम कमा पाएंगे और एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज, एक प्रोफेशनल इमेज आपकी क्रिएट हो जाएगी और इससे आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी और जबरदस्त तरक्की कर पाएगी। जी हाँ, कंट्रोलिंग फंक्शन helps to improve the overall performance of the organization। याद रखिए, minimum deviation in predetermined standards and actual performance results into progress of business। क्या into progress of business? क्या into progress of business? जब ये कंट्रोलिंग करते हैं ना तो हम चेक करते हैं हमने सोचा क्या था, हमने पाया क्या है, कितना डिफरेंस है और ये डिफरेंस देखने के बाद अपने आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलना सामने आ ही जाता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से हम और बेहतर होते जाते हैं। याद रखिए, इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ proper control, can be achieved with the help of proper control। this builds what? This builds good corporate image। इससे ही तो अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बनती है और गुडविल बिजनेस का क्रिएट होता है, एक अच्छी ब्रांड हम बन जाते हैं और यही तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सफलता मिले, अच्छा गुडविल मिले, मार्केट में अच्छा नाम हो जाए। तो उम्मीद करता हूं यहां पर एक और पॉइंट आसानी से आप समझे होंगे। MBA के अंदर M से मोटिवेट्स एम्प्लॉय और B से बिल्ड्स अ कॉर्पोरेट इमेज। बात करें आखिरी कुछ पॉइंट्स की तो यहां पर याद रखिए, A से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स और A से ही एक्ट्स एज अ गाइड। क्या? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। A से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि हर बार एम्प्लॉय की गलती हो सकता है कई बार आपने प्लानिंग में ही कुछ ज्यादा सोच लिया हो, आपने गोल्स कुछ ज्यादा ही सेट कर दिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने सही किया लेकिन एम्प्लॉय से गलती हो गई, एम्प्लॉय उतना गोल अचीव नहीं कर पाया। तो यार जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था ना, वो सही भी है या नहीं, वो एक्यूरेट भी है या नहीं, ये चेक करना कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। और इसीलिए कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत जबरदस्त है क्योंकि आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करता है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ, एंड दैट इज व्हाई यू नो, दैट इज हाउ यू नो दैट द स्टैंडर्ड्स वर एक्यूरेट और नॉट। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम helps management in judging the accuracy of the standards, whether they are accurate or not, whether they are accurate or not। क्या वो सही है या नहीं, क्या कोई ऐसा अचीव कर सकता है या नहीं। Controlling measures are flexible to some extent।
आपको लगता है कि नहीं यार ज्यादा सोच लिया, ज्यादा बड़ा हमने प्लानिंग कर लिया है, इतना तो नहीं हो सकता है, थोड़ा कम कर सकते हो आप, परफॉर्मेंस देखकर आप जांच कर सकते हो ना। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दे आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंसेस एक्यूरेटली। तो यार अच्छे से परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप कंट्रोलिंग फंक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो एक्ट्स एज अ गाइड। जी हां, जिस तरह डायरेक्टिंग भी गाइड की तरह एक्ट करता है, कंट्रोलिंग फंक्शन भी एक गाइड है। क्यों? ये एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमेशा बता देता है। एम्प्लॉय जो होता है, काम करने वाला, उसको पता होता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इतना है, इतना तो मुझे करना ही है, कैसे भी करके हासिल करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, ये मेरा इंसेंटिव देगा मुझे, ये मेरा बोनस प्राप्त करवाएगा, ये मुझे प्रमोशन दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गाइड की तरह ये कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट करता है। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। Wherever necessary, they can take the help of these standards and can achieve desired result। तो इनकी मदद ले सकते हैं हम, हेल्प ले सकते हैं इन जो स्टैंडर्ड्स की, इन स्टैंडर्ड वर्क की मदद लेकर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। Thus controlling function acts as a guide for everyone। The steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities। यानी कंट्रोलिंग के ही फंक्शन से आप फ्यूचर एक्टिविटीज को भी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, कंट्रोलिंग के अंदर हमने आज पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और यहां हमने कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। यस, 10 पॉइंट्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इन दीज 10 पॉइंट्स दोस्तों, हमने 10 पॉइंट्स के अंदर परफेक्ट एमबीए के माध्यम से सारे के सारे 10 पॉइंट्स देख लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, परफेक्ट एमबीए, पी से साइकोलॉजिकल प्रेशर, ई से इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एफ से कितने 2 पॉइंट्स फुलफिलिंग फैसिलिटेट्स, फुलफिलिंग व्हाट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फैसिलिटेट्स व्हाट कोऑर्डिनेशन, ई से इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एम से 2 पॉइंट्स एमबीए के अंदर मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और एम से मोटिवेट्स एम्प्लॉय, बी से बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, ए से 2 पॉइंट्स यहां पर आप देख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स और एक्ट्स एज अ गाइड। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 10 पॉइंट का एक और आंसर कंप्लीट कर लिया।